लेट्स गो एंड डिस्कस कारो 2020। फिर मैं वहां से आपको चैप्टर नंबर 9 में लेके जाएगा। कुछ चीजें उससे कनेक्टेड है, कैसे आपने अप्रोच करनी चाहिए वो समझाने के लिए। लेट्स गो टू कारो 2020। नाउ एट अ इंटरमीडिएट लेवल कारो आपके सिलेबस में डेफिनेटली है, बट क्वेश्चन मार्क हमेशा इतना ही है जो आज तक आईसीआई ने कभी एक्सप्लेन नहीं किया, कितना है। मतलब उन्होंने क्या किया, एज इट इज सारे क्लॉजेस कॉपी पेस्ट करके डाल दिए। ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे कंपनीज एक्ट के सेक्शंस हैं जो इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है। हालांकि अब तो और बड़ा जोक है, फाइनल में लॉ ही नहीं है, तो मतलब बाकी सेक्शंस और बाकी कारो क्लॉजेस कब पढ़ानी चाहिए जिंदगी में। यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, दैट वी विल फिगर आउट इन द न्यू सिलेबस, इन द ओल्ड सिलेबस एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं आपके लिए जिनको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जो आपके लिए चैप्टर 9 से भी कनेक्टेड है। अभी के लिए व्हाट इज कारो? फुल फॉर्म इज कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर। मतलब क्या है, एक सेक्शन है बच्चों 143 सबसेक्शन 11। यह सबसेक्शन बोलता है ऑडिटर ने अपने ऑडिट रिपोर्ट के साथ में कुछ मैटर्स को इंक्लूड करना चाहिए जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको इंक्लूड करने के लिए बोला है। मतलब सर अंडर 143 सबसेक्शन 12 इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू इंक्लूड सर्टेन मैटर्स अलॉन्ग विथ माई ऑडिट रिपोर्ट। मतलब मेरे ऑडिट रिपोर्ट के साथ में मुझे कारो देना है। ये रिक्वायरमेंट कहां से आया है? 143 सबसेक्शन 11 से आया है। सबसे पहला क्वेश्चन, कारो कंपनी के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है? ये कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा है। कारो ऑडिटर का ड्यूटी है, ये कहां लिखा है? कंपनीज एक्ट में लिखा है। 143 सबसेक्शन 11 बोलता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू इंक्लूड कारो एज अ स्टेटमेंट अलोंग विथ हिज ऑडिट रिपोर्ट। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑडिटर का ड्यूटी है टू इंक्लूड कारो, ये कंपनीज एक्ट में कहां बताया है, तो ध्यान रखना उसका सबसेक्शन है 143 सबसेक्शन 11, जिसका नाम है इट इज ड्यूटी ऑफ the auditor to report on certain matters which are made applicable by the central government। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन कंसल्टेशन विथ नाफरा आपको बोला है आपको ऑडिट रिपोर्ट के साथ में कुछ मैटर्स इंक्लूड करने पड़ेंगे, तो ये आपका ड्यूटी बनता है उसे इंक्लूड करना। मतलब सर इज कारो एप्लीकेबल फॉर द कंपनी और नॉट, वो कारो के अंदर लिखा है, बट इज कारो एप्लीकेबल फॉर द ऑडिटर, ये कहां लिखा है? 143 सेक्शन के अंदर लिखा है। बात समझ में आया क्या? पहली चीज, ऑडिटर का ड्यूटी किधर है? 143 सबसेक्शन 11 में है। इज दिस क्लियर टू यू? पक्का ये गलती नहीं करोगे आप? अच्छा सुनो, एक चीज और, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है वर्ड स्टेटमेंट, एक वर्ड होता है वर्ड गाइडेंस नोट। एक होता है स्टेटमेंट, एक होता है गाइडेंस नोट। कारो इज अ स्टेटमेंट, एंड एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला आपको ये इंक्लूड करना है, तो आपके पास ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैंडेटरी होता है कि आपको ये इंक्लूड करना ही पड़ेगा। इफ कारो इज एप्लीकेबल फॉर अ कंपनी जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं, तो मुझे मेरे ऑडिट रिपोर्ट के साथ में वो इंक्लूड करना ही चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, मेरे ऑडिट रिपोर्ट के एंड में एक हेडिंग आता है रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं आपको सैंपल समझ जाने के लिए। नॉर्मली आपके ऑडिट रिपोर्ट के एंड में देयर इज अ हेडिंग कॉल्ड एज रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। उस हेडिंग के अंदर आपने बोलना पड़ रहा है कि सर मेरे लिए कारो एप्लीकेबल है, जो सर 143 सबसेक्शन 11 की वजह से एप्लीकेबल है, उस कारो को मैंने इंक्लूड किया है एक एनेक्शर के अंदर। सो एनेक्शर इज अटैच्ड विद द ऑडिट रिपोर्ट, बट रिमेंबर एनेक्शर का रेफरेंस कहां पर आता है? रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, एंड कारो इज एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ 143 सबसेक्शन 11। Is this clear to you? पुराना वाला कारो 2016 था, नया वाला जो एप्लीकेबल कारो है वो है कारो 2020। आपके सिलेबस में 16 है ही नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा फोकस करने का कारो 2020 पे। तो सर ऑडिटर का ड्यूटी अंडर 143(11) डन। नंबर 2, इज कारो एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंपनीज? आंसर इज नो। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो पे आ सकता है, उसका आंसर बनेगा ऐसा, सुनिए, कारो 2020
is applicable for every company including a foreign company except, मतलब इन्होंने ऑर्डर में क्लियरली स्पेसिफाई किया है that it applies to every company including a foreign company except it is not applicable for a banking company, it is not applicable for a insurance company, it is not applicable for a section 8 company, it is not applicable for a one person company and small company. मतलब बेसिकली क्लियरली बोल दिया। और पता है क्या, इसमें ना कुछ उन्होंने दिमाग ज्यादा लगाया नहीं, पुराना कारो जो था ना उसका एप्लीकेबिलिटी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है। इसको एक्चुअली इंप्रूव करने का जरूरत है बिकॉज यहां पर अमाउंट स्पेसिफाइड प्राइवेट लिमिटेड के लिए इतना छोटा है दैट ऑलमोस्ट लिटरली हर कंपनी कवर हो जाता है इसके अंदर। आप जब रियलाइज करेंगे व्हेन आई विल टीच यू द लास्ट पॉइंट, तो सर यहां बोला जाता है कारो 2020 इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8, वन पर्सन एंड स्मॉल, एंड लास्ट में एक वर्ड मिलेगा प्राइवेट लिमिटेड। एंड सुनिए, यहां प्राइवेट लिमिटेड पे एमसीक्यू आ सकता है क्योंकि यहां पर 4 कंडीशंस दी है। एक ऐसा प्राइवेट लिमिटेड जो सारी कंडीशंस फुलफिल करता है उसको ही कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें से अगर एक भी कंडीशन वो बियॉन्ड चले जाता है तो कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। सर फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड देयर आर 4 कंडीशंस। नंबर 1, द प्राइवेट लिमिटेड शुड नॉट बी अ सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक, मतलब सर उसका पब्लिक कंपनी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ना तो एज अ सब्सिडरी ना एज अ होल्डिंग, क्योंकि सर उस केस में पब्लिक कंपनी से उसका एफिलिएशन हो जाएगा एंड पब्लिक कंपनी के केस में पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, तो हम चाहेंगे डायरेक्टली कारो अप्लाई हो जाना चाहिए। तो सर इफ दिस इज अ प्राइवेट लिमिटेड विच इज नॉट अ सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी, और 3 कंडीशंस दिया है सर, इसका पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक है पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, दोनों मिला के इज नॉट मोर देन 1 करोड़ रुपीस, एंड जो टोटल बोरोइंग्स है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसका भी लिमिट कितना दिया है 1 करोड़ रुपीस के अंदर। मतलब लिटरली यार अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक बहुत छोटे से छोटे कंपनी के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। ये लिमिट्स को रिवाइज करने का जरूरत है। इन्होंने 2016 वाले कारों से एज इट इज 2020 में कॉपी पेस्ट कर दिया, वर्ड बाय वर्ड, दे डिड नॉट चेंज एनीथिंग एज सच। बट ठीक है, अगर आप मुझे पूछोगे कारो अप्लाई होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ गुड थिंग ओनली। इससे क्या है, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंप्रूव होता है। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ जब मैं आपको क्लॉजेज एक्सप्लेन करूंगा। ये तो फॉर्मेलिटी के लिए एप्लीकेबिलिटी, जो मेन लॉजिक है वो क्लॉजेस के अंदर है। दे आर मोस्ट यू कैन से लॉजिकल वे टू अंडरस्टैंड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। कुछ चीजों पे हमको बहुत ज्यादा फोकस करने का जरूरत है और रादर ऑडिटर का जो रिपोर्ट है उसका भी वैल्यू बढ़ गया है बिकॉज ऑफ कारो, बिकॉज कारो में इतने अच्छे क्लॉजेस को इंक्लूड किया गया है। मतलब बॉटम लाइन अभी के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड जो सब्सिडरी नहीं है, होल्डिंग नहीं है, किसका, एक पब्लिक कंपनी का, पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स का लिमिट कितना दिया है, 1 करोड़ क्रॉस नहीं करता है, बोरोइंग्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 1 करोड़ के बियॉन्ड नहीं है, टोटल रेवेन्यू, सर यहां पे वर्ड है टोटल रेवेन्यू एज पर शेड्यूल 3, इसमें अदर इनकम भी आ जाएगा। देखो वर्ड क्या है, टोटल रेवेन्यू एज पर शेड्यूल 3, इसमें अदर इनकम भी आ जाएगा एज वेल एज रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन भी आ जाएगा। अगर वो एक्सीड नहीं करता है कितना अमाउंट, 10 करोड़ रुपीस। ध्यान रखना, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मतलब होता है साल के दौरान कोई एक आध सेगमेंट रहेगा, वो हमने धंधा करना बंद कर दिया होगा उस सेगमेंट को, बट इनिशियली 2-3 महीने तो वो बिजनेस किया होगा, उससे जो भी रेवेन्यू आया होगा वो टोटल रेवेन्यू में ऐड करने का है, चाहे वो अब डिसकंटिन्यू कर दिया होगा आपने। मतलब सर इट इज टोटल रेवेन्यू एज पर शेड्यूल 3 इंक्लूडिंग अदर इनकम, इंक्लूडिंग अदर इनकम। अगर वो एक्सीड नहीं करता है कितना लिमिट, 10 करोड़। सो इफ ऑल 4 कंडीशंस आर फुलफिल्ड तो मैं बोलूंगा कारो 2020 इज नॉट एप्लीकेबल। एक भी लिमिट क्रॉस हो जाता है तो आपके लिए क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, कारो 2020 एप्लीकेबल हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? इज दिस क्लियर टू यू? बात समझ में आया क्या? पक्का? प्रॉब्लम किधर है मैं बोलता हूं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। नहीं कनेक्टर नहीं लाएगा, इसको बोलना जतिन को कनेक्टर देगा कोई तो देख लेना एक बार। नहीं कंफ्यूज हो गया, इसको इधर हो रहा है। थैंक यू। कारो 2020 सो इट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी। बेसिक सा लिस्ट दिया है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है सर इज कारो एप्लीकेबल फॉर सीएफएस और एसएफएस? आई विल डिस्कस गुड एरियाज वेयर अ गुड एमसीक्यू कैन बी डिजाइन। बराबर है कि नहीं है? इज कारो 2020 एप्लीकेबल फॉर सीएफएस और एसएफएस? आई एम आस्किंग यू,
इट इज एप्लीकेबल फॉर CFS और SFS और बोथ. Is Caro 2020 applicable for CFS or SFS or both? Do you know the full form of CFS and SFS? पक्का ना? अच्छा एक क्वेश्चन है, CFS SFS का सेपरेट रिपोर्ट आता है क्या? ऑडिट रिपोर्ट अलग अलग आता है CFS SFS का? पक्का ना? एक कंबाइंड रिपोर्ट से काम नहीं चलता ना, अगर वो सेपरेट कंपनी से तो. इफ इट्स ओनली अ ब्रांच विच इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी, इट्स स्टिल फाइन. Then it is not really a CFS, it's just a consolidation. Okay. Bottom line, separate financial statements, separate audit reports. पहले क्लियर था कारो 2016 तक. कारो 2016 तक क्लियरली बोला हुआ था CFS के लिए कारो अप्लाई नहीं होता है. इस बार भी लैंग्वेज ऐसा बोलता है, कारो 2020 इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट. इस बार पहली बार वर्ड है एक एक्सेप्ट. उन्होंने एक क्लॉज बनाया है, वो क्लॉज स्पेसिफिकली किसके लिए है? CFS के लिए है. तो अगर MCQ में क्वेश्चन है तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है. कारो 2020 CFS के लिए एप्लीकेबल नहीं है एक्सेप्ट वन क्लॉज. दैट क्लॉज इज मेड स्पेसिफिकली फॉर कंसोलिडेटेड. मतलब कैन आई से बॉटम लाइन, एक लाइन देखिएगा जरा, पेज नंबर 11.7 पे देखिए. Provided this order shall not apply to auditor's report on CFS except clause number 21. तो can I say जो आपका clause number 1 से लेके 20 है वो सिर्फ एप्लीकेबल है SFS के लिए. जो आपका क्लॉज नंबर 21 है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? CFS के लिए. मतलब ये वाला SFS के लिए रेलेवेंट नहीं है और ये वाले क्लॉजेस CFS के लिए रेलेवेंट नहीं है. बात समझ में आया क्या? क्लियर बाइफर्केशन है. फर्स्ट 20 क्लॉजेस आर ओनली एंड ओनली फॉर standalone financial statements. 21st clause is made specifically for consolidated financial statements. But remember जो language है वो ऐसा लिखा है. प्लीज ये लाइन ढंग से पढ़ना. MCQ में या करेक्ट इनकरेक्ट में they play with the language. The order clearly says it does not apply to auditor's report on CFS except 21th क्लॉज. मतलब 21st जो क्लॉज है, जो पैराग्राफ 3 में सारे क्लॉजेस लिख के दिए, उसमें सिर्फ जो 21st क्लॉज है वो किसके लिए अप्लाई होगा? CFS के लिए. क्यों कैसे आपको बताएंगे, डोंट वरी अबाउट दिस. इतना बात समझ में आया क्या? सर पहला चीज, कारो 2020 ऑडिटर के लिए एप्लीकेबल है, ये बोला कंपनीज एक्ट में 143 सबसेक्शन 11 बराबर है. इस कारो एप्लीकेबल फॉर एवरी कंपनी? नो. उसका लिस्ट दिया है उन्होंने. कारो इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट ABCDE. बराबर है क्या? नहीं है. सर इट इज एप्लीकेबल फॉर CFS एज वेल एज SFS? नो, इट इज एप्लीकेबल फॉर SFS ओनली. CFS के लिए अप्लाई नहीं होता है एक्सेप्ट क्लॉज नंबर 21. इतना क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? अच्छा, ये जो बोरोइंग्स वगैरह है, ये जो पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व्स का जो लिमिट है, रेवेन्यू का जो लिमिट है, ये करंट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का है? These limits जो आपको 1 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़ जो लिमिट्स दिया है, ये करंट ईयर का कि प्रीवियस ईयर का है? करंट ईयर का है. प्रीवियस ईयर का नहीं हो सकता है क्योंकि कारो आता है ऑडिट रिपोर्ट के साथ में. ऑडिट रिपोर्ट देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म होने के बाद. जब इस साल का नंबर है तो प्रीवियस ईयर के नंबर पे क्यों जाना है? अरे कारो कब आएगा? ऑडिट रिपोर्ट के साथ. ऑडिट रिपोर्ट कब देंगे? जब ऑडिट खत्म हो जाएगा. ऑडिट कब शुरू करेंगे? नॉर्मली जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा. अच्छा, होशियारी मत करना. सर लिस्टेड कंपनी में तो क्वार्टरली रिजल्ट, तो लिस्टेड कंपनी का नंबर सुनने के बाद 1 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़ का दिमाग लगाना नहीं है. अरे कंट्रोल. बात समझ में आया क्या? एक करंट ईयर के नंबर्स हैं. सर आप अजम्पशन से बोल रहे हो? नहीं, लिखा है उधर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. दिख रहा है क्या? नहीं तो बोलता था ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वो भी इमीडिएटली प्रीसीडिंग ऐसे लिखता है वो. बराबर है कि नहीं है? इधर क्लियरली ड्यूरिंग द, ये करंट ईयर के नंबर्स है और लॉजिकल है. कारो कंपनी के लिए एप्लीकेबल है बट एक्चुअली में देने वाला कौन है? कारो, ऑडिटर. ऑडिट रिपोर्ट के साथ में कारो आएगा. ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट खत्म होने के बाद में आएगा. उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी तो रेडी होने चाहिए भाई. तो जब इस साल का नंबर्स अवेलेबल है तो प्रीवियस ईयर के नंबर पे काहे को जाएंगे? बात समझ में आया क्या? हाँ या ना? दीज आर करंट ईयर नंबर्स, डू नॉट मेक दिस डिजास्टर्स मिस्टेक्स. क्लियर है क्या? पक्का? पूरा बेसिक्स बता दिया है. आगे बढ़ूं अभी. अच्छा, दिमाग में फालतू स्ट्रेस रखना ही मत. सर ये बोरोइंग में कैश क्रेडिट फैसिलिटी, शॉर्ट टर्म सब आता है, सिक्योर्ड सब आता है,
बात समझ में आया है क्या? सर ये बोरोइंग ऐसा है क्या, वो 1 करोड़ का पर बैंक? नहीं, जब तक स्पेसिफाई नहीं करते कलेक्टिव होता है, एग्रीगेट। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गाइडेंस नोट, देयर इज अ गाइडेंस नोट ऑन कारो जहां पे ये सब लिखा हुआ है, ना तेरे लिए एप्लीकेबल है ना फाइनल के लिए एप्लीकेबल है, बस बता रहा हूं उधर लिखा हुआ है। इज दिस क्लियर टू यू? पक्का है? रेवेन्यू में अदर इनकम आएगा क्या? हाँ, बिकॉज इट इज रेवेन्यू एज पर शेड्यूल 3। इज दिस क्लियर टू यू? क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलो, नाउ लेट्स गो टू कारो क्लॉजेस। सर कारो के कौन कौन से क्लॉजेस इंटरमीडिएट लेवल पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए? लेट मी गिव यू अ लिस्ट। वही लिस्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाने के लिए गया तो सुबह हो जाएगी, 2-4 घंटा तो कम से कम लग ही जाएगा यार, ऑब्वियसली एक लेक्चर में तो नहीं हो सकता है। चलो, क्लॉज नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 ऑनेस्टली मैं डाउट में हूं, बट ठीक है फिर भी डाउट में क्यों आपको समझेगा आइडियली, बिकॉज इट इज एक्चुअली मोर रेलिवेंट एट अ फाइनल लेवल, बिकॉज सर्टेन कंपनीज एक्ट प्रोविजंस आर नॉट रेलिवेंट फॉर यू। 1 and 2 इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। क्लॉज नंबर 3 ठीक है, डिस्कस करना चाहिए। सीधा आ जाओ क्लॉज नंबर 5 के ऊपर, पब्लिक डिपॉजिट क्लॉज आपका ये मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, बस इंटरमीडिएट में सेक्शंस आपके सिलेबस में है 73 से 76। अरे डिपॉजिट से रिलेटेड है ना यार, पक्का याद है क्या ऐसा? नंबर 7 को मार्क करना, स्टैट्यूटरी ड्यूज। क्लॉज नंबर 7 स्टैट्यूटरी ड्यूज। क्लॉज नंबर 9 डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, एंड क्लॉज नंबर 11 फ्रॉड। इसके बाद में 12 छोड़ दो, 13 छोड़ दो, 14 छोड़ दो, 15 छोड़ दो, 16 छोड़ दो, 17th एंड 18th 2 क्लॉजेस, 19 छोड़ दीजिए। देन क्लॉज नंबर 20 वो तुम्हारा सीएसआर से रिलेटेड है, वो तुम्हारे सिलेबस में है ना सीएसआर 135? अरे है ना, पक्का ना? इसलिए है तुम्हारे सिलेबस में। इसलिए देखो, नॉर्मली जो कंपनीज एक्ट के सेक्शंस आपके सिलेबस में होते हैं उनके अराउंड कारों पे क्वेश्चन आता है, ये जनरल ट्रेंड होता है आइडियली। फटाफट पढ़ाएं, क्लोज करते हैं। कैन वी गेट स्टार्टेड? लेट्स स्टार्ट विद क्लॉज नंबर 1। जल्दी से आ जाओ। पहला क्लॉज क्या बोलता है? द क्लॉज नंबर 1 इज पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बेस्ट पार्ट बताया क्या, इतना डिटेल में कारो लिखा है कि अगर आपको यह समझ में आया तो एक्चुअली चैप्टर 9 का पीपी खत्म हो जाता है आधा। इसलिए ढंग से सुनना, और इसी से बाद में चैप्टर 9 पे जाऊंगा मैं आपको समझाने के लिए कि खुद से अगर ढंग से कारो पढ़ा, उसके बाद चैप्टर 9 के अंदर कुछ बेसिक रूल्स फॉलो किए तो चैप्टर 9 का आपका फियर खत्म हो जाएगा। चैप्टर 9 एक्चुअली में सबसे अच्छा चैप्टर है इफ यू हैव अ डिसेंट अंडरस्टैंडिंग। इफ यू डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग इट्स अ स्ट्रेस, इसीलिए शांति से सुनना। क्लॉज नंबर 1 पीपी क्या बोलता है? सर सबसे पहला चीज, क्या कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए? हैव यू द वर्ड एफएआर, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। कंपनी ने अपने टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों एसेट्स के प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए, जिसमें सर हमको क्वांटिटेटिव डिटेल भी चाहिए, हमारे पास लैपटॉप कितने हैं, प्लांट मशीनरी कितना है, क्वांटिटेटिव डिटेल भी चाहिए। एंड सर उन एसेट्स का सिचुएशन कैसा है, मतलब लेट्स से लोकेशन क्या है, करंटली उनकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, इनडायरेक्टली उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहिए। पीपी पॉइंट नंबर 1, कंपनी शुड मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड द कंडीशंस ऑफ द एसेट। कंपनी ने मेंटेन करना है, ऑडिटर ने क्या करना है? चेक करना है। चेक करने के बाद कारों में बोलने का है, हमने ये देखा, प्रॉब्लम है तो बताने का, नहीं है तो बताने का, मतलब कारों में लिखना पड़ेगा चाहे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। इन बोथ केसेस कारों के क्लॉज में आपको ये बताना पड़ेगा। नंबर 2, क्या कंपनी ने अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना चाहिए? यस, एट रीजनेबल इंटरवल्स। नॉर्मली इंडिया में रीजनेबल इंटरवल पहले 1 in 3 years बोलते थे, आजकल कॉमन है 1 in 2 years का भी ट्रेंड है आइडियली, कि एटलीस्ट 2 या 3 साल में एक बार अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का क्या होना चाहिए? फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए। एंड अगर डिफरेंसेस मिलते हैं, मतलब जब आप फिजिकली वेरीफाई करेंगे जो बुक्स में है और जो फिजिकली वेरीफाई करने के बाद डिफरेंसेस मिलते हैं, उनका प्रॉपर्ली क्या होना चाहिए? एडजस्टमेंट्स होना चाहिए। ये हो रहा है क्या? चेक कौन करेगा? ऑडिटर। रिपोर्ट किधर करेगा? कारों में। नंबर 1 पीपी, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करो। नंबर 2 फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए ऑन अ टाइमली बेसिस। मैनेजमेंट से पूछो आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया है क्या, किससे करवाया है, रिपोर्ट क्या है, डिफरेंसेस मिले तो एडजस्टमेंट किया है या नहीं किया है। नंबर 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। हैव यू द वर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टीज? योर बिल्डिंग्स एंड ऑल, बराबर है क्या नहीं आइडियली? अब इनका टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे होना चाहिए। अब बिल्डिंग शुड बी रजिस्टर्ड इन द कंपनीज नेम, ऑफिस प्रीमाइसेस शुड बी इन द कंपनीज नेम, बराबर है क्या नहीं है? प्रॉब्लम क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर गिवन एज अ चार्ज फॉर अ बोरोइंग। इमूवेबल प्रॉपर्टी आर गिवन एज अ चार्ज। अरे आपने पैसा बोरो किया, उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी आपने मॉर्टगेज डीड साइन करके रख दिया होगा,
तो कहना इसे आपका ओरिजिनल टाइटल डीड किसके पास रहेगा? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास रहेगा। तो ऑडिटर को देखना है जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनके टाइटल डीड किसके नाम पे होने चाहिए? कंपनी के नाम पे। और अगर टाइटल डीड्स ओरिजिनल कंपनी के पास में नहीं है तो अगर मॉर्टगेज डीड वगैरह रहेगा उसका एक प्रॉपर सर्टिफाइड कॉपी होना चाहिए। कैन आई ऑल्सो सेंड अ कंफर्मेशन लेटर टू द बैंक कि सर आपने इस बोरोइंग के अगेंस्ट में चार्ज लेकर के ओरिजिनल टाइटल डीड्स अपने पास रखे हैं या नहीं रखे हैं। इस तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टीज का टाइटल डीड्स चेक करना जरूरी होता है। नॉर्मली जिन इमूवेबल प्रॉपर्टीज का टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे नहीं होता है, कंपनी को अपने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर भी देना होता है। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो हमारे बुक्स में एग्जिस्ट करता है, बट इनके टाइटल डीड्स कंपनी के पास में नहीं है, या टाइटल डीड कंपनी के पास में है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, खो गए होंगे, बहुत पुराने, लेट्स से जनरेशन टू जनरेशन आ रहे होंगे आइडियली, या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी थर्ड पार्टी के पास होंगे, जो भी आपको डिस्क्लोजर भी देना पड़ता है। तो ऑडिटर को चेक करना है क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स किसके नाम पे है? कंपनी के नाम पे है या नहीं। अगर नहीं है तो प्रॉपर डिस्क्लोजर आना चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू? देन कम्स द रीवैल्यूएशन। क्या पीपी का रीवैल्यूएशन हो सकता है? हाँ, इट शुड बी डन बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और अगर रीवैल्यूएशन हुआ है तो डिफरेंस आ सकता है, ऑब्वियसली रीवैल्यू करने के बाद में अमाउंट्स विल चेंज। तो आपको यहां पे देखना है क्या अमाउंट में जो बदलाव आया है, इज दिस 10% और मोर? इफ द चेंज इज 10% और मोर फॉर इंडिविजुअल क्लास ऑफ एसेट। नॉर्मली पीपी में शेड्यूल बनता है, आपका व्हीकल्स आएगा, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आएगा, प्लांट एंड मशीनरी आएगा, हर एक लाइन आइटम का अलग से आपका डिस्क्लोजर आता है। वो लाइन आइटम बाय लाइन आइटम जो अमाउंट इन्वॉल्व है, हैज दैट चेंज्ड बियॉन्ड 10%? अगर हां तो वो मुझे कारों के अंदर इंडिकेट करना पड़ता है। फिर बात आएगा बेनामी प्रॉपर्टीज का। क्या बात आएगा? बेनामी प्रॉपर्टीज। क्या कंपनी के अगेंस्ट में किसी ने केस फाइल किया है क्या? क्या कोई नया प्रोसीडिंग शुरू हुआ है क्या? या कोई पुराना प्रोसीडिंग पेंडिंग है क्या रिगार्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी? अगर ऐसा है तो कंपनी ने नॉर्मली डिस्क्लोजर देना चाहिए। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट में ये इंक्वायरी या इंस्पेक्शन चल रहा है? उसका अमाउंट इन्वॉल्व कितना है? सर वो नॉर्मली प्रॉपर्टी मेरे बुक्स में है कि नहीं है? बुक्स में तो मेरे बुक्स में कितने टाइम से है आइडियली? ऐसा डिस्क्लोजर शेड्यूल 3 में देना होता है। ऑडिटर ने देखना है ये डिस्क्लोजर बराबर है या नहीं। इस तरीके से पीपीई का चेकिंग होता है। एक एक सेंटेंस थोड़ा बराबर से पढ़ लो। दो ही क्लॉज है जो बहुत दिक्कत देते हैं डिटेल में पढ़ने, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। ढंग से रीड कर लो एक बार। शेड्यूल 3 के हिसाब से आपका जो चैप्टर नंबर 9 है उससे कैसे कैसे कनेक्टेड है बता के क्लोज करूंगा। शुरुआत करें, आ जाओ। पीपीई ढंग से रीड करना मेरे साथ में। वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स showing all details regarding quantitative and situation। सर ये tangible के लिए भी आएगा एंड intangible के लिए आएगा। A and B, A is for tangible, B is for intangible। बराबर है। नंबर 2, क्या ये पीपीई का फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए? कौन करवाएगा? मैनेजमेंट। वर्ड क्या है? रीजनेबल इंटरवल। और अगर डिफरेंसेस मिलते हैं क्या प्रॉपर्ली एडजस्टमेंट होना चाहिए? यस, लॉजिकल है। नंबर 3, टाइटल डीड्स कौन सा? फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टीज। जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर, दे शुड बी हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। इफ दे आर नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, क्या हमको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा? अरे बराबर है कि नहीं है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू क्या है, किसके नाम पे आपको लगता है? क्या डायरेक्टर या किसी डायरेक्टर के रिलेटिव के नाम पे है क्या? अरे हो सकता है ना, धंधा जब शुरू हुआ होगा एचयूएफ रहेगा। अब एचयूएफ में आपने किसी फैमिली मेंबर के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदा होगा। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए है। वो तब से चल ही रहा है आइडियली, बट सर वो प्रॉपर्टी इंडिविजुअली एचयूएफ के एक पर्सन के नाम पे था, बट यूटिलाइजेशन किसके नाम पे हो रहा था? बिजनेस के नाम पे हो रहा था। बराबर है कि नहीं है? तो हो सकता है ना वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का टाइटल डीड क्लियर नहीं है। हालांकि धंधा मैं ही चला रहा हूं, 20 साल से मैं ही बिजनेस कर रहा हूं, बट ऑन पेपर कंपनी के नाम पे नहीं है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हमें क्लैरिटी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर ही बेनामी के प्रोसीडिंग शुरू होते हैं। व्हाट इज बेनामी? किसी और के नाम पे एक्चुअली में यूज कोई और कर रहा है। टेक्निकली ओनरशिप इज इन समवन एल्सेस नेम, दैट इज बेनामी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। कैन आई से? ऑब्वियसली हमको पता कब चलेगा? जब कोई आके प्रोसीडिंग चालू करवाएगा, कंप्लेन करेगा, तभी पता चलेगा ना बेनामी है। अरे बराबर है कि नहीं है? नेक्स्ट, वेदर कंपनी हैज रीवैल्यूड इट्स पीपीई और इंटेंजिबल एसेट्स, इट शुड बी डन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और अगर अमाउंट ऑफ चेंज है, इफ इट इज 10% और मोर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, तो हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। एनी प्रोसीडिंग जो पेंडिंग है या इनिशिएट की गई है फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी, तो सर कंपनी ने अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करना चाहिए डिटेल्स को। किधर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। एक काम कीजिए, इधर ही चैप्टर नंबर 9 पे जाइए मेरे साथ में।
कम टू पेज नंबर 9C.20. देखो, चैप्टर नंबर 9 टॉक्स अबाउट ऑडिट ऑफ पीपी, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बराबर है कि नहीं है? अब उसमें बैलेंस शीट आइटम भी चेक करना सिखाएगा, इनकम स्टेटमेंट आइटम भी चेक करना सिखाएगा. यह है आपका ऑडिट ऑफ टेंजिबल एसेट्स, दैट इज ऑडिट ऑफ पीपी, पेज नंबर 9C.16. बराबर है? इसमें इंडिविजुअली क्या चेक करना बताएंगे आपको. सबसे लास्ट में आपको देखो, लास्ट में मिलेगा प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर. ये प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में क्या बोलने वाला है? शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर होना चाहिए. बराबर है कि नहीं है? मेरा बात सुनो, हाउ इट हैज हैपेंड. शेड्यूल 3 में एडिशनल डिस्क्लोजर्स आए. सुनना, शेड्यूल 3 में एडिशनल डिस्क्लोजर्स आए. वही चीज कारो 2020 में आया. सुनो, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस पे ही कारो बनता है. नया प्रोविजन आया, नया कारो. इस बार प्रोविजन नहीं बदला, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बदला. पीपीई के रिगार्डिंग कारो पहले से था, बट पीपीई के रिगार्डिंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट चेंज हो गया. तो जो एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आया वो एडिशनल कारो के अंदर एक सब क्लॉज बन के आ गया. आपका 10% वाला पॉइंट है ये, चेंज रजिस्टर्ड वैल्यू वाला पॉइंट है. आ जाओ, ये शेड्यूल 3 के रिक्वायरमेंट्स है. देखो, रिकंसिलिएशन ऑफ ग्रॉस एंड नेट आपको करना पड़ेगा. एंड देखो, क्या कोई रीवैल्यूएशन हुआ है? इफ द चेंज इज 10% और मोर इन एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू फॉर ईच क्लास, इट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली. कारो का जो क्लॉज है वो शेड्यूल 3 की वजह से ही अमेंड होता है. शेड्यूल 3 में एडिशनल रिक्वायरमेंट आए तो कारो के क्लॉज में एडिशन आ गया. बात समझ में आया क्या? मतलब अगर तुमको मैं बताऊं सिंपल तरीका, जो कारो के क्लॉजेस में आपको मार्क करवा रहा हूं वो ढंग से पढ़ लो. वही चीज का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट शेड्यूल 3 में पूछ सकता है. वो पूछेगा पीपीई के रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर. जनरल शेड्यूल आता है वो तो सबको पता है, ग्रॉस ब्लॉक, डेप्रिसिएशन, नेट ब्लॉक, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोज. अरे ये तो आता है सबको यार, ये बेसिक है. इसके पक्का ना, अब तुम डरा रहे हो मेरे को यार. इसके ऊपर एडिशनल क्या देना है मेरे को? बेनामी प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर, इमूवेबल प्रॉपर्टी का टाइटल डीड्स का डिस्क्लोजर. मतलब जो एडिशनल डिस्क्लोजर है वो कारो से ही कॉपी पेस्ट है. उल्टा इधर बाद में कॉपी पेस्ट हुए हैं, पहले शेड्यूल 3 में आए फिर कारो में ऐड किए. पर तुम कोई सा भी रास्ता फॉलो करो, तुमने कारो पढ़ लिया तो भी शेड्यूल 3 का काम हो जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? लिटरली सब सेम है. इधर आओ, चलो जो जो तुमको बोलता हूं सिर्फ उतना रीड करना है, एक बार तुमको समझ में आएगा मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं, होपफुली. देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, कैन यू सी द हेडिंग? टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी. सर मेरे को एक बात बताओ, चैप्टर नंबर 9 में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एग्जाम के लिए 4 मार्क का वेटेज है. देयर कैन बी 1 क्वेश्चन, इट्स नॉट अ कंपल्शन. रीसेंट ट्रेंड हैज बीन देयर हैज बीन अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन 4 मार्क के. अब बेनामी प्रॉपर्टी पूछे, वर्चुअल या डिजिटल करेंसी पूछे, क्रिप्टो करेंसी का डिस्क्लोजर पूछे, या टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पूछे, या सीएसआर में क्या डिस्क्लोजर देना है वो पूछे, व्हाटएवर डिस्क्लोजर दे आस्क, देयर कैन बी 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क. इसके लिए सिंपल तरीका है, तुम डिस्क्लोजर अलग से पढ़ो ही मत, जो कारो में लिखा है वो सब पढ़ लो. वो पढ़ा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा आधा डिस्क्लोजर कवर हो जाता, और आधा मैं अज्यूम कर रहा हूं तुम अकाउंट्स के अंदर बेसिक शेड्यूल 3 का फॉर्मेट पढ़ा है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए रहेंगे. बराबर है कि नहीं है? थोड़ा डब्बा तो बेसिक नोट्स अकाउंट्स आता होगा. बराबर है कि नहीं है? वो अगर आता है, कारो का क्लॉज अगर आता है, दैट्स इट. कैसे आपको समझाता हूं. देखो, लुक एट द हेडिंग क्या बोलता है. टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, कंपनी शैल प्रोवाइड डिटेल ऑफ ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टीज जिसका टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे नहीं है. देखो ये जो बॉक्स है, इससे बेटर बॉक्स कारो के अंदर था. वही है, तुमको दोनों रखना पड़ेगा बाजू में ऐसे ऐसे करने के लिए. ऑब्वियसली टू अंडरस्टैंड, तुमको समझना है ये. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? किधर है? कारो के क्लॉज 1 में जस्ट पढ़ा है अभी. पक्का? नेक्स्ट देखो, नोट नंबर 2, वेदर द कंपनी इज रीवैल्यूड इट्स पीपी. हां, अगर है तो किसने करना चाहिए? शुड बी डन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर. खत्म. ये नोट्स जो है ये शेड्यूल 3 में एडिशनल रिक्वायरमेंट्स आई, उनको ही कारो 2020 में लिखा है. तो अब वो पढ़ो या ये पढ़ो, सेम ही है.
पक्का? ये देखो, लाइन पढ़ना, सिर्फ लाइन, कारो का क्लॉज नंबर 1 का लास्ट लाइन और ये लाइन पढ़ना। वेयर एनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी, कंपनी को ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कारो में बोला है अगर ऐसा है तो डिस्क्लोजर दिया है क्या? ये किधर ढूंढने का है? सुनो, ये चैप्टर 9 है, कारो चैप्टर 10 में है, मेरे चैप्टर 11 में है। कारो कारो है, समझ रहे हो ना मेरा बात? कारो के क्लॉज नंबर 1 तक पहुंच जाओगे तुम। कारो के क्लॉज नंबर 1 का आखिरी पॉइंट पढ़ो, सेम ही है यार, उधर से बना है, मैं तुमको नहीं बना रहा है। अच्छा एक बात तो, अभी तुक्का लगा है, जिंदगी में तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, बेनामी प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर आना चाहिए, तुम एक बात सोच, तेरे हिसाब से क्या डिस्क्लोजर आना चाहिए? कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, डिस्क्रिप्शन तो आएगा, बराबर है। अमाउंट इन्वॉल्व कितना बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, मेरे बुक्स में है कि नहीं इतना बताना चाहिए। आइडियली हम डिस्कशन कर रहे हैं, इट इज नॉट इन माई बुक्स तो भी बताऊंगा, इट इज इन माई बुक्स तो भी बताऊंगा, प्लस किसके नाम पे ये तो बताना पड़ेगा। इफ यू आर फाइटिंग अबाउट इट, व्हाट इज द फस ऑल अबाउट, उतना ही लिखने का है, खत्म हो गया। डिस्क्लोजर क्या देने का है? डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, अमाउंट इन्वॉल्व, बेनिफिशियरीज कौन कौन है, बुक्स में अगर है तो किधर है, नहीं है तो नहीं है। समझ में आया क्या मेरा बात? और एग्जाम में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, 4 पॉइंट मैच, टक 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 टक। बात समझ में आया क्या बच्चों? मैं बताने का ट्राई कर रहा हूं, जो कारो के क्लॉजेस हैं वो शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की वजह से ही अमेंड हुए हैं। पीपीई 2016 में इतना डिटेल में नहीं था, पीपीई 2016 में मात्र 2 पॉइंट था, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, फिजिकल वेरिफिकेशन। बाद में इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐड किया, अब बेनामी प्रॉपर्टी ऐड किया, अब रीवैल्यूएशन ऐड किया, क्योंकि जैसे शेड्यूल 3 में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, और अगर शेड्यूल 3 में जाकर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट और चेंज हुआ ना तो कारो में और ऐड हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कारो इज इंश्योरिंग दैट ऑडिटर इज चेकिंग ऑल कंप्लायंसेस एज पर एएस इंड एएस प्लस शेड्यूल 3, क्योंकि ऑडिटर ने अल्टीमेटली चेक तो वही करना है ना भाई, तो वही चीज को रिक्वायरमेंट बना बना के कारो में ऐड करते जाएगा। इसीलिए आपको बोल रहा हूं, जो कारो के स्पेसिफिक क्लॉज में इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उसी का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट चैप्टर 9 में पढ़ने का दिमाग लगाना, वरना छोड़ देना। बात समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर टू यू? I will help you to mark all those important ones. Don't worry about this. Let me explain you कारो. I'm just trying to tell you वो कारो ही इससे कनेक्टेड है। अब मैं पहले पूरा कारो क्लोज करूंगा, फिर चैप्टर 9 पे आऊंगा, आपको रिलेट करके दोनों समझा के मार्क करवा के दे दूंगा। इज दिस सेंसिबल गाइस? लेट्स गो टू कारो, लेट्स फिनिश इट ऑफ। कारो क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 1 वाज पीपी, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कम टू क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 2 इज इन्वेंट्री। बहुत सिंपल है, उसके बाजू में रेफर ऐसे 501 भी लिख दो अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट आपको बताता हूं व्हाट इज कारो क्लॉज नंबर 2। देखो, इन्वेंट्री के रिगार्डिंग भी पहला पॉइंट ये बोलता है, ये कंपनी के मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने इन्वेंट्री का क्या करवाना चाहिए? फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना चाहिए, बराबर है कि नहीं है? एंड अगर ऑब्वियसली फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने के बाद डिफरेंसेस मिलते हैं, उससे डील करना चाहिए कि नहीं डील करना चाहिए? पहली बार शेड्यूल 3 के रिक्वायरमेंट में भी आया कि अगर इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद डिफरेंसेस मटीरियल है, एंड उन्होंने डिफाइन किया व्हाट इज मटीरियल, 10% इज द डेफिनेशन एज पर न्यू शेड्यूल 3। ढंग से पढ़ना, whether physical verification has been conducted at reasonable intervals by management and auditor के ओपिनियन में जो उन्होंने प्रोसीजर लगाया था वो बराबर है क्या? ओके, अगर डिस्क्रिपेंसीज मिली है, सो डिस्क्रिपेंसीज ऑफ 10% और मोर। अब इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेस, हर लाइन आइटम आएगा कि नहीं आएगा? डिस्क्रिपेंसीज 10% और मोर लगता है क्या एट अ इंडिविजुअल क्लास लेवल? अगर हां तो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये रिपोर्टिंग शेड्यूल 3 के अंदर रिक्वायर्ड है, ऑडिटर ने देखना है कंपनी ने ये डिफरेंसेस को बराबर से रिपोर्ट किया है या नहीं किया है। एसेट्स के लिए भी रिवैल्यूएशन का 10% था, इन्वेंट्री के लिए भी 10% है। पॉइंट नंबर ए इज नॉट डेंजरस, पॉइंट नंबर बी इज डेंजरस। ढंग से सुनना, MCQ अच्छा आ सकता है।
एवरीवन आई वांट योर 100% अटेंशन। ढंग से सुनिएगा। बैंकिंग कंपनी XYZ इज अ क्लाइंट। इन्होंने XYZ को वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए CC फैसिलिटी दिया है। हैव यू हर्ड द वर्ड कैश क्रेडिट फैसिलिटी? एंड द CC फैसिलिटी का अमाउंट इज मोर देन 5 crores. The amount is more than 5 crores. Everyone, I want your 100% attention. There is a banking company जिन्होंने अपने क्लाइंट XYZ को वर्किंग कैपिटल पर्पसेस के लिए कैश क्रेडिट फैसिलिटी दिया है ऑफ अमाउंट मोर देन 5 करोड़। अब सर नॉर्मली वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए जब आपको CC लिमिट दिया जाता है, आपसे चार्ज में लिया जाता है करंट एसेट्स। क्या लिए जाते हैं? करंट एसेट्स। एंड उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज या वैल्यूएबल चीज इन्वेंट्री होता है। क्या होता है? इन्वेंट्री। ये आपने बैंक ऑडिट के अंदर भी सुना होगा। याद है कि ड्रॉइंग पावर कैलकुलेशन, DP कैलकुलेशन, उसके लिए मेरे को इन्वेंट्री का अमाउंट लेना पड़ता है। बराबर है कि नहीं है? सिंपल फंडा है। आई एम मिस्टर ए, यू आर दी ऑडिटर फॉर XYZ। मैं जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं उसने बैंक से वर्किंग कैपिटल लिया है कैश क्रेडिट के नाम पे बियॉन्ड 5 करोड़। तो इन्होंने अगर इन्वेंट्री को एज ए चार्ज रखा है तो इन्वेंट्री का एक्चुअल डेटा क्वार्टरली बेसिस पे इन्होंने बैंक को प्रोवाइड करना चाहिए। जो हम कि हमारे पास में एवरेज क्वार्टरली बेसिस पे इन्वेंट्री का वैल्यू कितना है, बराबर से डेटा बैंक के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? व्हाट इफ द डेटा व्हाट दे गिविंग टू द बैंक एंड द एक्चुअल डेटा देयर इज अ डिफरेंस, मतलब दे आर नॉट गिविंग द राइट इंफॉर्मेशन टू द बैंकिंग कंपनी। तो इन्होंने बोला यू आर मिस्टर ए, यू आर द ऑडिटर फॉर XYZ, यू हैव एक्सेस टू द एक्चुअल इन्वेंट्री डेटा, यू ऑल्सो हैव एक्सेस टू द रिटर्न्स सबमिटेड बाय XYZ टू द बैंक। तू चेक कर डिफरेंस है क्या? ये डिफरेंस चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दिया? स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी, जिसने पैसा बोरो किया है। ये बैंकिंग कंपनी का ऑडिटर नहीं है, ये जिस कंपनी ने बोरो किया है उसका ऑडिटर है। ध्यान रखना, ये गलती मत करना। ये ऑडिटर किस कंपनी का है? द वन हु इज बोरोइंग द मनी। उन्होंने अगर पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए CC फैसिलिटी के फॉर्म में 5 करोड़ के बियॉन्ड लिया है, चार्ज दिया है इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री का डेटा जो कंपनी ने बैंक को सबमिट किया है क्वार्टरली बेसिस पे, वो बराबर है कि नहीं है एज पर माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स? चेक कौन करेगा? कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ना कि बैंकिंग कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर। उसको अलग तरीके से करना है क्योंकि वो सैंपलिंग लगाएगा। उसके लिए क्लाइंट एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स रहेंगे, पर तेरे लिए तो क्लाइंट एक ही है जिसका तू ऑडिट कर रहा है। समझा क्या? रीड क्लॉज नंबर B। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है मेरे को लगता है। Whether during any point of time company has been sanctioned working capital limits in excess of, mark the word, 5 crore rupees। तो सर आपने अलग अलग बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो भी पैसा लिया होगा, जहां पे सिक्योरिटी करंट एसेट्स है, नॉर्मली इन्वेंट्री इन्वॉल्व रहेगा। जो क्वार्टरली रिटर्न आपने फाइल किए होंगे बैंक के साथ में, दे शुड बी इन अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चेक कौन करेगा? आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इस कारो का क्लॉज नंबर B, इन्वेंट्री क्लियर टू यू। इसमें पॉइंट नंबर B जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये अलग पॉइंट है जो पहले कभी था ही नहीं। इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, डिफरेंसेस एडजस्ट करना चाहिए, वो पुराना है, दैट इज नथिंग न्यू। डिफरेंसेस नया चीज पॉइंट नंबर B है। अगर आपने वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा बोरो किया है और चार्ज रखा है करंट एसेट्स को, मतलब कि इन्वेंट्री को, आपने सही डेटा बैंक को दिया है कि नहीं दिया है, ये चेक करके रिपोर्ट कौन करेगा? उस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर जिसने पैसा बोरो किया है, उस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर जिसने पैसा बोरो किया है। रीड पॉइंट नंबर B अगेन। आर यू कंफर्टेबल? MCQ 5 करोड़ की लिमिट पे खेलेगा और कुछ नहीं है उसको, या होशियारी करेगा तू। बैंकिंग कंपनी का ऑडिटर तेरे को बोलेगा कारो में लिखने के लिए, गलत हो जाएगा वो, क्योंकि बैंक के लिए कारो है ही नहीं। पक्का ना? ऐसी गलती तो नहीं करोगे ना? आज होशियार बन रहे हो, एग्जाम में मत करना ऐसा। पता चले एग्जाम में ही तुमने होशियारी गायब की, वापस आने के बाद भी सब चलता है दिमाग में, पहले भी चल रहे हैं। उधर 3 घंटे में क्या करता है तुमको ही नहीं मालूम। एक चीज ध्यान रखना, अगर ऐसा हो रहा है एक आध पेपर लिखने के बाद में, जस्ट शेयरिंग विद यू, पेपर खत्म हुआ, सब कुछ हुआ, घर पे आए, अगर ऐसा फीलिंग आ रहा है, व्हाट एम आई डूइंग इन दोस 3 hours, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर एनीथिंग आफ्टर कमिंग बैक होम, इट इज रिस्की। I am telling you honestly, मतलब that means you need to, you can say, I'm forgetting the right word, you need to ensure that your brain understands
यू आर रीचिंग आउट टू योर ब्रेन अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग द पेपर. मतलब मे बी आफ्टर अ हाफ एन आवर और 45 मिनट्स आस्क योर सेल्फ अ लिटिल बिट क्वेश्चन, वॉट एवर आई एम राइटिंग, इज इट सेंसिबल? तुम मजाक ले रहे हो, इसको समझ नहीं रहे हो. थियरी पेपर में प्रॉब्लम है. तुम तुम्हारे हिसाब से कुछ भी लिख के आओगे. मैं बोल रहा हूं क्वेश्चंस इतने स्पेसिफिक हो गए हैं, इतने ज्यादा, दैट कुछ भी लिखना इज नॉट गोइंग टू वर्क. यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. इसीलिए इन अ पेपर लाइक ऑडिट आपको अपने आप को हर हाफ एन आवर 45 मिनट्स में देखो. इसीलिए एक्चुअली में, तो मुझे पता है क्या, पेपर भी डिजाइन ऐसा किया है कि तू ऐसा कर ही नहीं सकता है. जब तू एमसीक्यू कर रहा है, हर क्वेश्चन अलग अपने आप, करेक्टिंग करेक्ट कर रहा तो हर क्वेश्चन अलग आइडियली, तो योर ब्रेन इज गेटिंग यूटिलाइज इन अ डिफरेंट मैनर. ये प्रॉब्लम पता कब आएगा? जब तू लास्ट 56 मार्क वाला 2 घंटे में पेपर लिखेगा ना, उधर गलती होगा. दैट इज वेयर यू नीड टू रिमाइंड योर ब्रेन दैट मे बी टेक अ 30 सेकंड्स का ब्रेक, थिंक वंस अगेन द क्वेश्चन के बारे में जो मैं लिख रहा हूं. आई शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू द एग्जैक्ट पॉइंट. डोंट ट्राई टू राइट टू मच. व्हाट मे हैपन इज, ज्यादा लिखने से मार्क्स कट नहीं होता है, पर ज्यादा लिखने से तुम वो चीज नहीं लिखते हो जो काम का होता है. You may end up writing everything but not the crux. For example, तुमने सब लिखा, ये नहीं बोला वर्किंग कैपिटल वाला लिमिट 5 करोड़ का. तुमने बोला हमने कारों के अंदर डेटा मैच होता है क्या? अरे कौन सा डेटा, कौन सी कंपनी के लिए? समझ रहे हो मेरा बात? टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज मेंशन करना भूल जाते हो आप आइडियली. इमूवेबल टाइटल डीड्स डायरेक्टली लिख रहे हो. टाइटल डीड्स इज जनरल वर्ड. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? यू हैव टू एंश्योर दिस. इसलिए अपने आप को थोड़ा टेस्ट करते रहना. ये पेपर के अंदर वो 56 मार्क का आंसर लिखते वक्त इंपॉर्टेंट आपका फोकस हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे होना चाहिए. ऑनेस्टली पूरे पेपर में क्वेश्चंस ही डेंजरस है, आपको थोड़ा केयरफुल होना ही पड़ेगा. एनीवेज, डजंट मैटर. क्लॉज नंबर 1 and 2, आर यू डन? व्हाट वाज क्लॉज नंबर 1? पीपीई. नंबर 2, इन्वेंट्री. इज दिस डन? क्लॉज नंबर 3 के ऊपर सबसे लास्ट में आऊंगा मैं काफी डिटेल में. पहले बाकी क्लॉजेस उड़ाता हूं फटाफट से. कम टू क्लॉज नंबर 5, पब्लिक डिपॉजिट क्लॉज. सिंपल है, अगर कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं, दे नीड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, दैट इज सेक्शन 73 to 76. फिर अगर आपका आरबीआई हो गया, एनसीएलटी हो गया, कोई रेगुलेटर हो गया, उसने अगर आपको कोई एक ऑर्डर पास करके बोला है कि आपको कंप्लायंस इस तरीके से करना पड़ेगा, इफ एनी ऑर्डर हैज बीन पास्ड, यू हैव टू सी वेदर यू आर कंप्लाइंग विद द ऑर्डर और नॉट. बेसिकली पब्लिक डिपॉजिट क्लॉज है. 73 to 76 के हिसाब से आपने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं कि नहीं किए, फाइलिंग किया कि नहीं किया, ये चेक करना पड़ेगा. इज दिस क्लियर टू यू? बेस्ट पार्ट, ऑडिट के अंदर आपको कभी भी लॉ लिखने के लिए नहीं बोलेगा, अनलेस इट इज 138 to 148. दे आर वेरी क्लियर. वो आपको कारों में जब क्वेश्चन पूछेगा ना, सिर्फ बोलेगा कारों का क्लॉज नंबर 5 क्या बोलता है, बस लिख दे. It will not ask you what is section 73. It will not ask you what is section 1, let's say 88 क्या बोलता है, 189 क्या बोलता है. वो सेक्शन कभी नहीं पूछता है. वो सिर्फ पूछेगा कारों का क्लॉज क्या है, उसका मतलब क्या, उतना लिखना पड़ेगा. फाइनल में भी नहीं पूछता है. इंटर तो बहुत ज्यादा हो गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? नीचे आओ. क्लॉज नंबर 7 मार्क करो, इंपॉर्टेंट. दिस इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी ड्यूज क्लॉज. इधर एमसीक्यू बढ़िया आ सकता है, ढंग से सुनना. सर, व्हाट इज स्टैट्यूटरी ड्यूज? Dues to the government or government departments, your taxes, duties, PF, ESI, सब कुछ क्या स्टैट्यूटरी ड्यूज है. सुनना, इधर 2 टाइप का स्टैट्यूटरी ड्यूज है, जहां पे डिस्प्यूट है या जहां पे डिस्प्यूट नहीं है. अब जिधर डिस्प्यूट नहीं है, आइडियली कंपनी शुड बी रेगुलर. जिधर डिस्प्यूट नहीं है तो रेगुलर पेमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एवरीवन, आई वांट योर 100% अटेंशन. Company should make regular payment of their statutory dues in case of no disputes. But sir, यहां पर एक कंडीशन है. अगर मान लो ड्यू डेट जो भी है आपका, वहां से ऑन लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, लेट्स से 31 मार्च 2023, जिस दिन ड्यू डेट था, वहां से जो मेरा लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, मतलब पैसा इस दिन से ड्यू है एंड 31 मार्च तक ड्यू है, तो क्वेश्चन एक आता है दिमाग में, इज द मनी आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months? क्वेश्चन ये आता है, इज द मनी आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months? कैलकुलेशन कहां से होगा? ड्यू डेट से लेकर के फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे तक. इफ द मनी इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months, जिधर कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो कंपनी ने क्यों पेमेंट नहीं किया, ये हमको एक टेबल बना के बताना पड़ता है. ये अमाउंट इन्वॉल्व है, ये नेचर ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यू है, क्यों आउटस्टैंडिंग पड़ा है, कितने दिन से आउटस्टैंडिंग पड़ा है, मैनेजमेंट के बंदे का रिमार्क क्या है. नॉर्मली कंपनी ये गलती नहीं करेगा. स्टैट्यूटरी ड्यूज का पेमेंट नहीं करना इज अ सिग्निफिकेंट नॉन कंप्लायंस. इससे क्रेडिट वर्दीनेस भी खराब होता है, प्लस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स काफी परेशान करते हैं. आपको ऑलरेडी मालूम है ये चीज. मतलब नॉर्मली इफ देयर इज नो डिस्प्यूट, कंपनी विल बी रेगुलर. और अगर कंपनी
बिना डिस्प्यूट के स्टैट्यूटरी ड्यू का पेमेंट नहीं करता है तो ऑडिटर ने चेक करना है ड्यू डेट से जो मेरा लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, हैज इट क्रॉस्ड 6 मंथ? इफ इट इज मोर देन 6 मंथ्स मुझे मेरे कारों के क्लॉज नंबर 7 में रिपोर्ट करना पड़ेगा। किधर रिपोर्ट करना पड़ेगा? कारों के क्लॉज नंबर 7 में। ढंग से पढ़ना मेरे साथ में। क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज? जिधर डिस्प्यूट नहीं है रेगुलरली पेमेंट करना चाहिए। देखो सर, इफ नॉट मतलब नहीं, कंपनी ने गलती किया है तो कितना एक्सटेंट ऑफ अरियर्स आउटस्टैंडिंग है एज ऑन लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच इज आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड मोर देन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट दे बिकेम पेएबल। मतलब ड्यू डेट से लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक काउंट करके देखना, इज इट मोर देन 6 मंथ्स? अगर हां तो मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा कारों के क्लॉज नंबर 7 में। नॉर्मली एक टेबल बना के रिपोर्ट किया जाता है। ये कौन से स्टैट्यूटरी ड्यूज है गाइस जहां पे कोई डिस्प्यूट नहीं है? इफ देयर इज नो डिस्प्यूट। अगर डिस्प्यूट होता है तो टेबल बाय डिफॉल्ट आता है। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट देयर इज अ टेबल बाय डिफॉल्ट। नॉर्मली आपका टेबल कोई सा भी निकाल लो, कंपनी को मिल ही जाएगा। ये देखो, क्लॉज नंबर 7 बराबर है। ओल्ड कारो नया कारो सेम ही क्लॉज नंबर है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सेम है। दिख रहा है क्या? नेम ऑफ द स्टैच्यू, नेचर ऑफ द ड्यूज, अमाउंट इन्वॉल्व, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, फोरम वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग। कुछ नहीं, इंडिया में बहुत सालों से चलते रहता है। लुक एट द ईयर्स। हमको कुछ नहीं है, एज इट इज कॉपी पेस्ट करते रहना पड़ता है ईयर ऑन ईयर। बस पूछने का कुछ गलती से अपडेट आया क्या? नहीं आया, कंट्रोल सी कंट्रोल भी हमारे कारों के अंदर क्लॉज नंबर 7 में चलते जाएगा। समझा क्या? A is about when there is no dispute. B is about when there is a dispute. If there is a dispute, you have to make a complete disclosure. Proper table बना के name of the statue, amount involved, period covered, forum where the situation is pending. आपको ये circumstances के साथ में डिटेल में देना पड़ता है। समझा क्या? हम किधर है? कारों के क्लॉज नंबर 7 में। व्हाट इज क्लॉज नंबर 7? स्टैट्यूटरी ड्यूज। दो कैटेगरी, डिस्प्यूटेड एंड नो डिस्प्यूट। इफ देयर इज नो डिस्प्यूट आइडियली इट शुड बी रेगुलर। उधर 6 महीने का क्राइटेरिया याद रखना। एग्जाम में परेशान करने के लिए ड्यू डेट देगा, लास्ट डे देगा और बैठ के बोलेगा 6 महीने कैलकुलेट कर अभी। समझ रहे? इफ इट इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स तो तेरे को कारों के क्लॉज नंबर 7 में रिपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा पेपर बनाने वाला आदमी हुआ तो बोलेगा इट इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 7 मंथ्स। तुझे बताने का कारों में किधर रिपोर्ट करना है? क्लॉज नंबर 7 के अंदर। अगर डिस्प्यूट होता तो ऑलरेडी टेबल बना के देना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू यू? कारो क्लॉज नंबर 7 इज अबाउट स्टैट्यूटरी ड्यूज। इज दिस क्लियर? कम टू क्लॉज नंबर 9। 9 के पहले एक बार 8 भी बता देता हूं रेफरेंस के लिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है मेरे को, बट सिर्फ रेफरेंस के लिए सुनिए। लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह हुआ, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह सब कुछ खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस साल ऑडिट के दौरान हमको समझ में आया कंपनी का लास्ट ईयर का असेसमेंट हुआ था, इनकम टैक्स असेसमेंट। असेसमेंट के दौरान कुछ अनरिकॉर्डेड इनकम मिला, कंपनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और जो ड्यूज पेनल्टीज इंटरेस्ट सब पे कर दिए। क्या ना इसे इनडायरेक्टली कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया? उस साल के रिगार्डिंग कुछ इनकम अनरिकॉर्डेड था, क्या वो कंपनी के बुक्स में अब तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ऐसा कोई असेसमेंट हुआ था क्या? ऐसा कोई कंक्लूजन आया था क्या? ऐसा कोई अनरिकॉर्डेड इनकम था क्या? अगर था तो कंपनी की बुक्स में आया है कि नहीं आया है आपको चेक करना पड़ेगा। ऑब्वियसली नो कंपनी विल मेक दिस मिस्टेक बिकॉज वंस द असेसमेंट इज ओवर एंड द ड्यूज आर डन, आई हैव पेड द इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी, तो अनरिकॉर्डेड इनकम को बुक्स में लेके आ जाऊंगा। ये रिपोर्ट करना होता है क्लॉज नंबर 8 के अंदर। इफ देयर वाज एनी, मार्क द वर्ड, सरेंडर्ड और डिस्क्लोज्ड एज इनकम ड्यूरिंग द ईयर इन द टैक्स असेसमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। दिख रहा है क्या? आइडियली बराबर है। नेक्स्ट आ जाओ क्लॉज नंबर 9 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट। सुनना एक चीज शांति से। 3 and 9 where confusion can be. Third is about loans and advances. ये एसेट वाला बात कर रहा है, आपने लोन या एडवांस दिया है। 9th is about borrowings, आपने लोन के फॉर्म में पैसा लिया है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव गिवन मनी इट्स एक्चुअली क्लॉज नंबर 3, इफ यू हैव बोरोड मनी इट्स क्लॉज नंबर 9। दोनों केस में डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स है। सोचिए एक बात, आपका चैप्टर नंबर 9 बोरोइंग, आधा आंसर खत्म हो जाएगा। लोन्स एंड एडवांसेस, आधा आंसर खत्म हो जाएगा। रादर इसके क्लॉजेस अगर पढ़ लिए वो सारे आंसर लिख दिए, तुम्हारे पॉइंट मस्त पॉइंट मैच हो जाएंगे पूरे के पूरे। ढंग से सुनना समझना। पहले पढ़ते हैं क्लॉज नंबर 9। सुनिए मेरा बात। कंपनी ने पैसा बोरो किया है। आइडियली मैंने
टाइम पे रीपेमेंट करना चाहिए, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट, बराबर है कि नहीं है। अगर कोई डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट, मस्त टेबल बना करके लेंडर वाइज डिटेल देना पड़ेगा, इससे इतना पैसा लिया था, ये ड्यू डेट था, अभी तक पेंडिंग पड़ा है, अमाउंट इन्वॉल्व क्या है, रीजन क्या है। मतलब इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट देखना वेदर कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट। अगर हां तो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट जो भी आपने डिफॉल्ट किया है वो आपको डिटेल में रिपोर्ट करना पड़ेगा फॉर्मेट के अंदर। देखिए नेचर ऑफ द बोरोइंग, नेम ऑफ द लेंडर, अमाउंट नॉट पेड, प्रिंसिपल है कि इंटरेस्ट है, कितने टाइम से आउटस्टैंडिंग है, रिमार्क क्या है, पूरा टेबल में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कहना इसे जो आपने पैसा बोरो किया है उसका रीपेमेंट करने में क्या किया है, डिफॉल्ट किया है। 9th इज अबाउट बोरोइंग्स, 3rd इज अबाउट लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय यू, दैट इज द एसेट साइड, दिस इज द लायबिलिटी साइड। इज दिस क्लियर टू यू? अब सुनो, शेड्यूल 3 ने एक नया चीज ऐड किया। अगर किसी बैंक ने और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने मुझे एज अ कंपनी को विलफुल डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया है तो मेरे को डिटेल देना पड़ता है मेरे शेड्यूल 3 के हिसाब से नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, ऑडिटर को देखने का ऐसा हुआ है क्या। पॉइंट नंबर बी, whether company is declared willful defaulter by any bank or financial institution. Do you know what is a willful defaulter? Situations were appropriate but still you made a default as a company. तो आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अ विलफुल डिफॉल्टर बोल देता है। दिस इज मोर लाइक अ स्टैंप ऑन द नेगेटिव क्रेडिट वर्दिनेस साइड कि आप डिफॉल्ट कर रहे हैं इवन दो सिचुएशंस बट नॉट दैट बैड। ओके, तो मेरे को देखने का ऐसा हुआ है क्या। अब सुनिए, पैसा बोरो किया है, कोई ना कोई पर्पस के लिए बोरो किया होगा, जिस पर्पस के लिए बोरो किया उस पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने कैश क्रेडिट फैसिलिटी को यूज किया है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। If the money is borrowed for short-term purposes, it should be utilized only for that purposes, should not be utilized for long-term purposes. देखिए, whether term loans were applied for the purpose जिसके लिए आपने पैसा लिया था, example, whether funds raised on short-term basis, are they utilized for long-term basis? अगर हाँ तो मेरे को बताना पड़ेगा। सबसे इंटरेस्टिंग है आखिरी दोनों पॉइंट, मजेदार है। क्या कंपनी ने पैसा बोरो किया है बट यूज किया है फॉर सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स? So I have borrowed as a parent company, but I have used the money in the purpose of my subsidiary joint venture या associates. मतलब it's basically parent company is borrowing, but the utilization is on the end of my related parties. मतलब मैंने पैसा borrow करके उनको दिया, उन्होंने पैसा utilize किया अपने business के लिए। अगर ऐसा है तो मेरे को report करना पड़ेगा। सबसे interesting, अदानी ग्रुप, I acquire a business, ACC Ambuja, after acquisition, उसका ही सिक्योरिटी को एज ए प्लेज रखता हूं बैंक के पास में। I borrow more money to acquire another company. Are you understanding? I acquire a business. I use that security as a pledge to borrow more money from the bank. And I use that new borrowed money to buy another company. Then I put that security as a pledge. Whether company has raised loans during the year on the pledge of securities held in subsidiaries, JVs और associates। और अगर इस केस में कोई डिफॉल्ट वगैरह हुआ है तो हमको डिटेल में डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे क्लॉज नंबर 9 के अंदर। क्लॉज नंबर 9 इज मनी बोरोड। एक बात सोचो, बोरोइंग के ऊपर पॉइंट लिखना हुआ, करंट ईयर में क्या नया पैसा बोरो किया है, बोरोइंग के रिगार्डिंग प्रॉपर लोन अग्रीमेंट्स है कि नहीं है, क्या बोरोइंग के रिगार्डिंग प्रॉपर रीपेमेंट शेड्यूल है, क्या इस कंपनी रेगुलर इन रीपेमेंट, अगर डिफॉल्ट किया है कारो में रिपोर्ट करना पड़ता है, वैसा ही टेबल इधर आएगा। क्या कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर तो डिक्लेयर नहीं किया है, क्या हमने पैसे का इस्तेमाल उसी पर्पस के लिए है क्या किया है क्या जिस पर्पस के लिए पैसा बोरो किया था। एक एग्जांपल दे सकते हो, वेदर मनी बोरोड फॉर शॉर्ट टर्म हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस आइडियली, वेदर वी हैव यूज्ड द मनी फॉर द पर्पस ऑफ आवर सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स और एसोसिएट्स, हैव वी बोरोड द मनी बाय कीपिंग आवर सिक्योरिटीज इन सब्सिडरी कंपनीज एज अ प्लेज। अगर ऐसा कुछ भी किया तो नॉर्मली रिपोर्टिंग करना पड़ता है, ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। यही चीज आप बोरोइंग्स में भी लिख सकते हो आइडियली। फिर बोरोइंग का एजिंग एनालिसिस करोगे कैसा, बोरोइंग में आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस के लिए कंफर्मेशन लेटर भेजोगे, ऐसा करेंगे क्या आपने आइडियली। देख लो, स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर करना मुश्किल है, जनरल बोरोइंग पे आंसर लिखना मुश्किल नहीं है। इफ समवन आस्क्स यू हाउ विल यू चेक बोरोइंग, राइट 10 पॉइंट्स, यू कैन राइट। But if someone tells you on borrowings, let's say in case of money borrowed by the company, कारो में रिक्वायरमेंट बताओ क्या है, तो आपको स्पेसिफिक क्लॉज नंबर 9 याद रखना पड़ेगा। इसीलिए स्पेसिफिक क्लॉजेस पे ज्यादा फोकस करो, चैप्टर 9 का आधा प्रिपरेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? अभी आर यू कंफर्टेबल विद दिस? कम टू क्लॉज नंबर 3 नाउ। अब वो बात करेगा लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर। डेंजरस क्लॉज है, पेशेंस रखना।
व्हाट इज क्लॉज नंबर 3? देखो, पहले एक समरी देता हूं आपको इस पूरे क्लॉज का, फिर बाद में एक बार रीड करेंगे। ये क्लॉज क्या बोलता है? क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर लोन्स या एडवांसेस दिया है किसी भी पार्टी को, दिस कवर्स योर रिलेटेड पार्टीज and your non-related parties, whether the money is given as a loan or the money is given as a advance, or there is a investment in entity, or there is a security given, guarantee given, किसी भी तरीके से major focus is on loans and advances given to any parties, चाहे वो कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, इंडिविजुअल पर्सन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी लोन दिया होगा। तो सर कारो का क्लॉज नंबर 3 आपको बोलता है कुछ डिटेल्ड चीजों को चेक करके रिपोर्ट करने के लिए। नंबर 1, टोटल कितने अमाउंट का लोन या एडवांस करंट ईयर में दिया है, एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है ऑन 31 मार्च। टोटल कितने अमाउंट का लोन या एडवांस दिया है करंट ईयर में, एंड व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन 31 मार्च। चाहे मैंने रिलेटेड पार्टीज को दिया होगा या नॉन रिलेटेड पार्टीज को दिया होगा, दोनों का रिपोर्टिंग आना चाहिए। वापस से, सर लोन्स और एडवांसेस गिवन टू रिलेटेड पार्टीज और नॉन रिलेटेड पार्टीज, व्हाट इज द टोटल अमाउंट गिवन ड्यूरिंग द ईयर एंड व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन 31 मार्च, ये हमको क्लॉज नंबर 3 में रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब मैंने जिसको भी पैसा दिया होगा, क्या ना इसे टर्म्स एंड कंडीशंस तो सेंसिबल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए लोन इज गिवन एट 2%, मार्केट रेट इज 9%। कैन आई से द terms and conditions of these transactions should not be against the interest of the company। ऐसा नहीं होना चाहिए हमने पैसा मार्केट में बोरो किया 8% पे, किसी को पैसा यूज करने के लिए 2% पे, एम आई लूजिंग 6% टेक्निकली। मतलब इन सिंपल टर्म्स आपने ये ट्रांजैक्शंस अपने कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं करने चाहिए, ये आपको चेक करना पड़ेगा। फिर सर क्या आपने जिसको भी लोन दिया है प्रॉपर रीपेमेंट शेड्यूल बना के दिया है क्या? जैसे आप बोरो करते हैं आपको रीपेमेंट शेड्यूल मिलता है, अगर आपने लोन दिया है तब भी रीपेमेंट शेड्यूल होना चाहिए। क्या रेगुलरली पैसा आ रहा है क्या, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट जो भी अमाउंट है। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग कंडीशन है, इफ द मनी इज ओवर ड्यू डेट के बाद में पैसा आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 90 डेज, फॉर मोर देन 90 डेज, ड्यू डेट के बाद में 90 डेज के बियॉन्ड भी पैसा आउटस्टैंडिंग पड़ा है, व्हाट इज द टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट बताना पड़ेगा। एंड कंपनी का मैनेजमेंट क्या स्टेप्स ले रहा है टू रिकवर दिस मनी, दिस इज अ हार्ड एंड मनी ऑफ द कंपनी गिवन टू अ पार्टी, चाहे वो रिलेटेड है या नॉन रिलेटेड है। तो उस कंपनी से अगर पैसा नहीं आ रहा है तो मैनेजमेंट क्या रीजनेबल स्टेप्स ले रहा है, ये ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। नंबर 1, जो भी लोन या एडवांस दिया है उसका अमाउंट एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस, चाहे वो रिलेटेड पार्टी है या नॉन रिलेटेड पार्टी है। टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, प्रॉपर रीपेमेंट शेड्यूल होना चाहिए और रेगुलरली रीपेमेंट आना भी चाहिए। क्या पैसा ओवर ड्यू हो गया है? हाँ, कितने दिन से, विद इन लेट्स से मोर देन 90 डेज से। टोटल कितना पैसा ओवर ड्यू हो गया है, मैनेजमेंट ने क्या रीजनेबल स्टेप लिए हैं, ये चेक करना पड़ेगा। सबसे इंटरेस्टिंग, सर हमने पहले किसी को लोन दिया हुआ था, वो इस साल में लोन खत्म हो रहा था, वो रीपेमेंट नहीं कर पाया इसलिए हमने लोन को एक्सटेंड कर दिया, या हमने उस लोन को क्लोज करने के लिए नया लोन दे दिया। ऑब्वियसली बहुत डेंजरस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सच लोन्स, एंड आपकी जो टोटल लोन्स एंड एडवांसेस है उसका कितना परसेंट है ये, ताकि समझ में तो आए कितनी रिस्की ट्रांजैक्शंस कंपनी ऐसा कर रहा है। सोचिए जिसका लोन इस साल क्लोज होना चाहिए था उसको ही आप एक्सटेंड करके दे रहे हो या उसको फ्रेश लोन इशू करके दे रहे हो ताकि वो पुराना वाला डिफॉल्ट ना करे। आइडियली इट्स मोर लाइक यू आर बीइंग वेरी कन्वीनियंटली गिविंग मनी टू समवन बिना कोई सोच समझ के। आइडियली अगर ऐसा कर रहे हैं, टोटल अमाउंट कितना है एज अ परसेंटेज ऑफ माई ओवरऑल लोन बताना पड़ेगा, एंड हमने क्यों किया उसकी रीजन हमको लिखने चाहिए। अब सर आर लोन गिवन टू माई प्रोमोटर ग्रुप और माई डायरेक्टर्स के रिलेटिव और टू अ कंपनी जिसमें माई डायरेक्टर इज ऑल्सो डायरेक्टर, मतलब बॉटम लाइन हमारे जो प्रोमोटर ग्रुप या रिलेटेड पार्टीज के जो लोग आ गए इंडिविजुअल लेवल पे, उनको भी अगर लोन दिया है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ लोन, उसका परसेंटेज क्या है ऑफ माई ओवरऑल लोन, ये मेरे को रिपोर्ट करना पड़ेगा कारो के क्लॉज नंबर 3 में। क्लॉज नंबर 3 एक्सट्रीम डिटेल में है। एक सबसे इंटरेस्टिंग, हैव यू गिवन द लोन विदाउट एनी टर्म्स, मतलब रीपेबल ऑन डिमांड, जब मेरे को चाहिए तो दे देना, बराबर है कि नहीं है। मतलब इस तरीके का लोन अगर दिया है तो वापस से टोटल अमाउंट कितना है, क्यों दिया है, ओवरऑल लोन का कितना परसेंटेज है, रिपोर्ट करना पड़ेगा कारो के क्लॉज नंबर 3 में। अगर ये सब में से कोई 3-4 पॉइंट भी याद रहा तो चैप्टर 9 का लोन्स एंड एडवांसेस हो जाएगा।
वेदर कंपनी हैज मेड एनी इन्वेस्टमेंट्स, एक बार रीड कर लीजिएगा, क्लोज कर देंगे, या गारंटी दिया होगा या लोन से एडवांसेस दिए होंगे, चाहे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड है, किसी कंपनी को, फर्म को, एलएलपी को, या किसी भी पार्टी को। तो नंबर 1, करंटली इस साल में टोटल कितने अमाउंट का लोन दिया है, क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, गिवन टू सब्सिडरीज, ज्वाइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट्स। सेम लाइन, टोटल अमाउंट and outstanding balance, the money given to any party other than subsidiary, कहना इसे all other parties आ जाएगा। नंबर ए में आपका कोर रिलेटेड पार्टी आ गया, नंबर बी में एनी अदर पार्टी कवर हो गया। टोटल अमाउंट ऑफ लोन एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्या जो भी आपने लोन दिया है उसके टर्म्स जो है, आर दे अगेंस्ट द कंपनीज इंटरेस्ट, अगर वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो ऑब्वियसली आपने रिपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, सर प्रॉपर रीपेमेंट शेड्यूल है एंड रेगुलरली रीपेमेंट आता है क्या, ये चेक करना पड़ेगा। क्या पैसा ओवर ड्यू है, सर इफ इट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन हाउ मेनी डेज, 90 डेज। क्या कंपनी का मैनेजमेंट रीजनेबल स्टेप ले रहा है क्या रिकवरी करने के लिए। नेक्स्ट, क्या कंपनी ने लोन रिन्यू करके दिया है या एक्सटेंड करके दिया है या नया लोन दिया है टू सेटल द ओवर ड्यूज ऑफ एग्जिस्टिंग लोन एंड द मनी इज गिवन टू द सेम पार्टी। अगर ऐसा किया है तो भाई व्हाट इज द अमाउंट इन्वॉल्व्ड, व्हाट इज द अमाउंट सेटल्ड, एंड सर व्हाट इज इट्स परसेंटेज ऑफ द टोटल लोन। मतलब सर ये ओवरऑल लोन का कितना परसेंटेज है, मटेरियलिटी चेक करने के लिए कहीं ये बहुत सिग्निफिकेंट तो नहीं है। अगर बहुत सिग्निफिकेंट है तो कंपनी के क्रेडिट वर्दीनेस में बहुत बड़ा क्वेश्चन आने वाला है। अगर आपने इतना पैसा लोगों को इजीली दे दिया है, मतलब आपके पास में जो एसेट्स है वहां डिफॉल्ट होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट, whether the company is granted any loans which is repayable on demand or without specifying any terms or any period of repayment, ये सब dangerous transactions है। ऐसा अगर कुछ भी होता है, what is the amount involved and overall loan का कितना परसेंटेज है, मतलब पोर्टफोलियो का कितना पार्ट है बताना पड़ेगा आपके लोन्स एंड एडवांसेस के केस में। सर ये सारे के सारे डेंजरस ट्रांजैक्शंस है। इफ यू कम अक्रॉस एनी ऑफ सच ट्रांजैक्शंस, आपको कारो के क्लॉज नंबर 3 में रिपोर्ट करना है। सर इट ऑल्सो talks about loans given to promoters और अदर रिलेटेड पार्टी जो ऊपर सब्सिडरी, एसोसिएट्स या जॉइंट वेंचर में कवर नहीं होती है। इट इज डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स रिलेटिव, द कंपनी इन विच डायरेक्टर इज ऑल्सो डायरेक्टर और योर रिलेटिव इज अ डायरेक्टर, ये सब कुछ रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में कवर होता है। AS 18, इंड AS 24, सेक्शन 189 ऑफ कंपनीज एक्ट। सुना है क्या? पर लोन एडवांस तो हो सकता है ना उनके साथ में, तो कारो में बोला रिपोर्ट कर दो, किधर, क्लॉज नंबर 3 में। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। व्हाट वाज क्लॉज नंबर 1? पीपी, कुछ तो आवाज आ रहा है, चलो एटलीस्ट। नंबर 2 इन्वेंट्री, बराबर है कि नहीं है। नंबर 3 में बहुत सारी चीजें, बट मेजर फोकस किसके ऊपर है? लोन्स। रिमेंबर दीज आर लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय द कंपनी। इफ आई एम बोरोइंग मनी, इट इज क्लॉज नंबर 9, इट इज क्लॉज नंबर 9। स्टैट्यूटरी ड्यूज, क्लॉज नंबर 7। डिस्प्यूट भी हो सकता है या डिस्प्यूट नहीं होगा। डिस्प्यूट नहीं है तो रेगुलरली पेमेंट होना चाहिए। 6 महीने वाला क्राइटेरिया याद रखना। डिस्प्यूट तो टेबल देना ही पड़ेगा। क्लॉज नंबर 9 इज डिफॉल्ट इन रीपेमेंट। इज दिस क्लियर टू यू? क्लॉज नंबर 11 फ्रॉड ऑलरेडी पढ़ाया है 240 के अंदर, बराबर है कि नहीं है? चलो नाउ कम टू क्लॉज नंबर 13 छोड़ दो, रिलेटेड पार्टी टाइम पास है। सीधा आ जाओ क्लॉज नंबर 17, 18 के ऊपर। कम टू क्लॉज नंबर 17 एंड 18। अच्छा है, एमसीक्यू में कभी आ सकता है, मेरे को ऐसा लगता है इंटरमीडिएट में। व्हाट इज क्लॉज नंबर 17? अगर कंपनी ने करंट ईयर में या इमीडिएटली प्रीसीडिंग करंट ईयर में, देखो whether company has incurred cash losses in the current financial year and in the immediately preceding financial year, तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा स्ट्रैटेजी है। बेसिकली वो क्या चाहते हैं, कंपनी में कैश, अच्छा बाय द वे कैश लॉस डायरेक्टली फाइनेंशियल से नहीं मिलता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को एडजस्ट करना पड़ेगा, बराबर है ना? P&L में आपको प्रॉफिट मिलेगा, उस प्रॉफिट में कुछ नॉन कैश ट्रांजैक्शंस का ऑलरेडी इफेक्ट आ चुका होगा, वो इफेक्ट को हटाना पड़ेगा, तो आपको कैश लॉस है कि नहीं पता चलेगा। अगर है तो कारो में रिपोर्ट करो, ताकि ये कंपनीज डायरेक्टली कारो से पता चल जाए देयर इज इफेक्टिव कैश लॉस। अदरवाइज वो एडजस्टमेंट्स के बाद में हमको समझेगा ही नहीं एक्चुअली में ऑपरेटिंग का सिचुएशन क्या है। ये उन्होंने चाहिए एक एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट डाल दिया, ताकि ऑडिटर भी अगर लिख देगा तो शायद यूजर्स के लिए इजी हो जाएगा, उनको बैठ के कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। दे वांट basically users to at least get a direct access to certain numbers. That is my clause number 17. नंबर 18 मजेदार है, सिचुएशंस ऐसी है इसलिए आ सकता है। अगर मैं जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं उसके एग्जिस्टिंग ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, अब उसके जगह मैंने नया
एज अ ऑडिटर एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया है, तो सर जो ऑडिटर रिजाइन करके गया है उसने क्यों रिजाइन किया है, उसके इश्यूज क्या थे, कंसर्न्स क्या थे, सब मैंने कंसीडर करने चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग। हैव यू द वर्ड एनओसी? जब मैं एनओसी लेता हूं तो मेरे को उनके रीजन समझने भी जरूरी होते हैं। इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 इज वेरी सीरियस अबाउट इट। फॉर एग्जांपल बायजूस ऑडिटर रिजाइनिंग, अदानी ग्रुप सर्टेन ऑडिटर्स रिजाइनिंग, डेलॉइट, ये दोनों केस के अंदर, दोनों केस में एक्सेप्टेंस भी शायद वीडियो नहीं किया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब वॉट एवर इट इज, अगर एक साल के अंदर मेरा ऑडिटर रिजाइन करके जा रहा है, उस साल के अंदर ही अगर मेरे को एज अ ऑडिटर ज्वाइन करना पड़ रहा है, तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर क्यों छोड़ करके गया, उसकी रीजन समझने बहुत जरूरी है एंड कारों में लिखना भी जरूरी है, वरना पता चले बहुत सारे यूजर को मालूम नहीं था इस ऑडिटर छोड़ के भी गया। Whether there has been any resignation of statutory auditor during the year, if yes, auditor has taken into consideration उसके क्या issues थे, objections थे and concerns थे, वो सब consider करने के बाद ही मैंने engagement accept करना चाहिए। केस स्टडी के अंदर कारों के क्लॉज पे MCQ पूछ सकता है, ये मेरे को इसीलिए MCQ के हिसाब से बढ़िया क्लॉज लगता है। अभी गुड, नाउ आ जाओ क्लॉज नंबर 20। हैव यू हर्ड ऑफ CSR सेक्शन 135? अगर एप्लीकेबल होगा तो कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, किधर खर्च करना पड़ेगा बताया है। कारो क्या बोलता है, तू खर्च नहीं कर पाया तो याद है वो शेड्यूल कुछ तो 7 है तुम्हारा, उसमें जो फंड्स रहते हो तो पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है विद इन 6 मंथ्स, ऐसा रहता है ना मेरे हिसाब से 6 महीने के अंदर अंदर, हाँ 6 महीने के अंदर था, बराबर है। देखो, वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स company has transferred unspent amount to a fund specified in schedule 7 to the companies act within a period of 6 months from the expiry of financial year। but अगर मैंने किसी ongoing project को पैसा commit करके रखा है, फॉर एग्जाम्पल देखो दो सिचुएशन है, 31 मार्च के पहले या तो एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें 2 साल लगेगा, 2.5 साल लगेगा, मैंने बोला इसके अंदर मैं 2 करोड़ खर्च करने वाला है, तो ये अनस्पेंट नहीं है, ये अनस्पेंट है बट इट इज अलोकेटेड टू अ प्रोजेक्ट, इट इज अनस्पेंट बट अलोकेटेड टू अ प्रोजेक्ट। उसके लिए मेरे को सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है, अनस्पेंट अकाउंट विद अ सेपरेट बैंक, 30 दिन के अंदर अंदर, और पैसा उधर डालना पड़ता है। सिंपल है, 31 मार्च को ईयर एंडिंग के बाद में मेरे को पता था टोटल मेरे को इतना पैसा खर्च करना है, कमिट किया या नहीं किया, नहीं किया है गवर्नमेंट के फंड्स, कमिट किया है तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए सेपरेट बैंक अकाउंट बना, उस सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दे विद इन 30 डेज और उसको 3 साल में यूज कर ले। whether any amount remaining unspent which is allocated to a ongoing project has been transferred to a special account within 30 days होता है वो एक्चुअली में अंडर सेक्शन 135, और उसको विदिन 3 years पैसा यूज करना होता है। 3 साल में वो नहीं यूज कर पाए तो वो भी पैसा घूम फिर करके किधर आएगा, इधर ही आएगा। जब लॉ पढ़ोगे तो यस हो जाएगा। दिस इज योर क्लॉज नंबर 20। समझा क्या? CSR clause, it's about the money which is unspent, either committed or not committed. अभी गुड, क्लॉज नंबर 21। 2 मिनट के लिए सुनिए, ये क्लॉज पे जेन्युइनली अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, अलग है। अब इंटर में पूछेंगे, फाइनल में पूछेंगे, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमारा फर्ज है बता देना। सुन लो 2 मिनट के लिए। अज्यूम करो एक कंपनी का CFS है, इस CFS में 10 अलग अलग कंपनी के SFS है। CFS में मैं पेरेंट कंपनी, मेरा SFS आएगा, बाकी 9 सब्सिडरीज है, टोटल 10 का SFS है, बराबर है कि नहीं है? अब बेटा हर SFS के लिए लेट्स से कारो एप्लीकेबल है, तो सर कहना इसे हर SFS का ऑलरेडी कारो बन चुका है। अब CFS के लिए इसीलिए कारो एप्लीकेबल नहीं था क्योंकि आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, कारो क्लॉज नंबर 1, इस सब्सिडरी में प्रॉब्लम है, बाकी में प्रॉब्लम नहीं है। अरे बराबर है कि नहीं आइडियली? तो कहना इसे कारो एक्सप्लेन करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो एक्चुअली में लॉजिकल सिचुएशन एक ही थी जो इन्होंने फाइनली कंसीडर की है। ये सिचुएशन क्या बोलता है, CFS के कारो में सिर्फ इतना बताओ, 10 SFS का जो कारो है तो वो गो थ्रू करो सारा का सारा। तुम ये यूजर से एक्सपेक्ट मत करो वो 10 सब्सिडी ढूंढेगा, उनका कारो ढूंढेगा फिर पढ़ेगा। ये काम CFS के ऑडिटर का है। तुमने क्या करने का है, सारे SFS के कारो पढ़ने का है। किसी एक SFS के कारो के क्लॉज नंबर 6 में बोला है प्रॉब्लम है, तू CFS के अंदर सिर्फ इतना बोल, सब्सिडरी 5 नाम ये है, क्लॉज नंबर 5 देयर इज अ प्रॉब्लम। सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो हाईलाइट कर दे। एक टेबल बना, टेबल में बोल सब्सिडरी XYZ जिसका कारो का क्लॉज नंबर 5, उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ताकि मैं सिर्फ उस सब्सिडरी का कारो का स्पेसिफिक क्लॉज पढ़ूंगा एज ए यूजर।
whether there have been any qualifications or adverse remarks by respective auditors इन द कारो रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनीज, जिनको हमने किसमें इंक्लूड किया है, सीएफ। अब रेस्पेक्टिव ऑडिटर मतलब एसएफएस के ऑडिटर्स का बात कर रहा है, जिन्होंने अपने ऑडिट रिपोर्ट दिए होंगे विद कारो। उसमें अगर कोई भी क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क है, अगर हां तो उसको इंडिकेट कर दो सीएफएस के कारो में अलोंग विद द पैराग्राफ नंबर सब्सिडरी XYZ पैराग्राफ 3 क्लॉज नंबर 5। दिस इज द प्रॉब्लम। ताकि आपके यूजर को पता रहेगा मुझे किस एसएफएस के अंदर स्पेसिफिक किस कारो का कौन सा क्लॉज पढ़ना है, ताकि सर उनके लिए अवेयरनेस आएगा। क्लॉज नंबर 21 बहुत सोच समझ के बनाया है। मतलब सर बहुत सारे केसेस में ऐसा आएगा सीएफएस में एनेक्स्चर ऑफ कारो मिलेगा ही नहीं। बताओ क्या होगा? मिलना तो चाहिए। एसएफएस का रिपोर्ट है यार, इसको निकालना पड़ेगा। सीएफएस मान जाओगे बात कि ट्राई नहीं करोगे? मान जाओगे क्या? नहीं नहीं, भरोसा नहीं लग रहा है मेरे को। अरे मिल गया। नहीं 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 मिला। एक मिनट बस, इतना बताया तो बता ही देता ना यार। ढूंढना ही पड़ेगा मेरे को। रीड दिस पॉइंट। With respect to matters specified in clause number 21 of CARO 2020 issued by central government, जो हमने फॉलो करना चाहिए अंडर 143(11), according to the information and expression given to us based on CARO reports issued by us and the auditors of respective companies, blah 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 blah, we report that in respect of those companies where audits have been completed under 143, there are no qualifications or adverse remarks by respective auditor। इसलिए हमने उसको सेपरेट एनेक्सर में इंक्लूड नहीं किया। अगर होता सो विल देयर बी, अभी नॉर्मली एक ही एनेक्सर रहेगा, एनेक्सर है रिपोर्ट ऑन आईएफसीज, आपको इधर एनेक्सर नंबर बी मिलेगा ही नहीं, सीधा सीएफएस आ गया। अरे अगर उधर प्रॉब्लम होता तो ये पैराग्राफ के अंदर बोलता रेफर एनेक्सर बी फॉर द सेम, जिधर मेरे को वो टेबल मिल जाता। मतलब लॉजिकली इस तरीके से रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट है। अब ये पैराग्राफ आता है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, बिकॉज सीएफएस में पहले कारो का रेलेवेंसी नहीं था। अब एक स्पेसिफिक क्लॉज बनाया, क्लॉज नंबर 21। अभी गुड।